नमस्कार जी। हाँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई। आप कैसे हैं सर? प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा देखिए, आज हम शुरू करते हैं। नवमांश पे हम चल रहे थे कि नवमांश से हम 4 तरीके से नवमांश को हम अध्ययन करते हैं। तो उसमें 4 तरीके में जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था वो होता है भाव की कनेक्टिविटी। भाव की कनेक्टिविटी का आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए ये आपके ये भाव की कनेक्टिविटी आपको कैसे पता चलती है? इधर आप लोगों को नवमांशा दिखाई पड़ रहा है? यस सर। ठीक है। जी। अब देखिए ये हमारे एक मित्र की ये कुंडली है जिनका कर्क लगन की है ये कुंडली। तो कर्क लगन की है और नवमांश में देखिए कौन से नंबर की राशि आई है? पाइसेस, यानी कि मीन 12 राशि। नंबर की राशि, मीन राशि। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि इनका कौन सा भाव उदित हुआ है? 9th हाउस। नाइन्थ। नाइन्थ हुआ है। जिसका भी 9th हाउस उदित होगा तो वो ये मान के चलिए कि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए पिता अथवा भाग्य का भाव इसमें उदित हो रहा है। तो ये भाग्य का भाव उदित होने से उसके जीवन में भाग्य का एक बहुत बड़ा रोल होगा। और इनका जो है ये जैसे एक मध्य प्रदेश के एक राजा फैमिली में पैदा हुए थे। रजवाड़े तो खत्म हो चुके थे पहले ही, लेकिन इनके पिताजी को आप एक जमींदार के रूप में मान सकते हैं। मतलब उनके पास में करोड़ों की प्रॉपर्टीज थी, कई कई गांव थे उनके पास। तो कहीं से शोर आ रहा है, तो मैंने सबको म्यूट कर दिया इसीलिए, तो बैकग्राउंड में शोर आ रहा था। तो जैसे इसमें क्या है कि वो रजवाड़े में अगर उनके दादाजी को देखा जाए तो दादाजी को राजा के रूप में देखा जाता था। दादाजी के पिताजी को, उनके पिताजी के समय तक बिल्कुल अब रजवाड़े खत्म हो गए थे। एमपीज एमएलए जो हैं वही राजा बन गए थे। तो इनके पिताजी के पास जो गांव थे वो कई कई गांव थे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो करोड़ों में थी। तो 9th हाउस का उदय होना, 9th हाउस पिता का है, भाग्य का है, गुरु का है, और भाग्य का भाव होने की वजह से एक फॉर्चून का भाव है। तो वो साफ साफ बताता है कि ये व्यक्ति जो है फॉर्चुनेट है। इसी प्रकार से जो अब आप एक एक करके आप भावों को देख सकते हैं। तो जैसे इनका लगन का जो भाव है वो कहाँ चला गया? 5वें भाव से कनेक्ट हो गया। मतलब जो लगन में जो राशि है कर्क राशि, वो नवमांश के 5म भाव में है। तो इसीलिए स्टूडेंट बहुत अच्छे थे और इंजीनियरिंग वगैरह में इन्होंने अच्छा टॉप अप किया। और उसके बाद फिर ये कम्युनिकेशन की लाइन में, जैसे एयरटेल में और एल्केटेल में, मोटरोला कम्युनिकेशंस में, रिलायंस कम्युनिकेशंस में, इन सब में आजकल ये इजरायली कंपनी में, कम्युनिकेशंस की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इनकी सैलरी 6 करोड़ से ऊपर की है साल की। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एक एजुकेशन का लगन का जो की जो राशि है वो एजुकेशन के भाव में आ गई है, 5म दिमाग के भाव में आ गई है। तो इनका ये एक बहुत बड़ी इनके साथ में एडवांटेज इनको मिल रही है एजुकेशन को लेकर। अब जैसे द्वितीय भाव है इनका, वो वेल्थ का होता है और संपत्ति का होता है, और इसके साथ में स्पीच का होता है। ये छठे में चला गया। छठे में जाने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट्स थे जो कि इनके अच्छी तरह से उनके फायदे इनको नहीं मिल पाए। प्रॉपर्टीज जो इन्होंने नोएडा में खरीदी, उन प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। मतलब वेल्थ को लेकर इनको इस तरीके से परेशानी आई कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे तो शेयर मार्केट में इनको लॉसेस हुए। छठे में आने का मतलब हो गया ये 3Ds का हाउस है। डेट्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स इनको जो है वो इस तरीके से फेस हुई कि जैसे कोई इन्होंने जैसे 5 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो 5 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की वजह से वो सारी प्रॉपर्टीज जो है 3-3, 4-4 करोड़ की थी। तो उसमें इनको बैंक से लोन लेना पड़ा, क्योंकि ये डेट्स का भाव है, यानी कि उधार का, लोन का भाव है।
इसके बाद इनका जो थर्ड हाउस है, जहाँ से हम इनका पराक्रम देखते हैं, वो इनके सप्तम भाव में आ गया। तो ये सप्तम में आने का मतलब ये है कि ये जो तीसरा भाव है, ये काम का भी भाव माना जाता है, काम त्रिकोण का। और तीसरा, सातवां, 11वां, उसका सप्तम में आना वैसे तो अच्छा हो गया कि काम त्रिकोण का भाव है, सप्तम में आया है, तो हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन साथ में ही तीसरा भाव हमारे एग्रेशन का भी होता है, और थोड़ा एग्रेसिव नेचर का, आर्गुमेंट्स का, इन सब का होता है। उसका सप्तम में आने का कुछ ना कुछ असर जरूर इनको मिला होगा। अब जैसे सुख का जो भाव है वो इनका अष्टम में आ गया, तो आप देखिए इनको सुख कहाँ से मिला? पिता के द्वारा। जो पिता से इनको धन का अर्जन हुआ, जो प्रॉपर्टीज का अर्जन हुआ, उसी से। अब ये हाउस जो एट्थ हाउस होता है, एट्थ हाउस बिकवाली का हाउस भी माना जाता है, यानी सेल ऑफ का हाउस। तो प्रॉपर्टीज जो पिता से मिली उनको सेल ऑफ किया, उससे भी इन्होंने काफी जो है गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई। लेकिन कुछ इनके इन्वेस्टमेंट्स खराब भी हुए, जैसे मैंने आपको बताया। अष्टम भाव जो है वो दुख का भाव भी है। अब जैसे पंचम भाव इनका है, वो भाग्य पे चला गया। अब इनका जो पंचम भाव है वो यहाँ कनेक्ट कहाँ हो रहा है? पंचम भाव में जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, वो इनके नवम भाव में आ गई है। इसीलिए जिन कंपनीज में भी ये रहे, उन्होंने इनको विदेश भेज के पढ़ाई करवाई, तो विदेश से भी इनकी पढ़ाई हुई और एजुकेशन काफी अच्छी हुई। संतान जो है इनको बहुत अच्छी मिली, बेटा भी मिला, दो बेटियां भी हैं। तो इस तरीके से इनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहा। एजुकेशन एक भाग्य का बहुत बड़ा साथ मिला। मतलब एजुकेशन एजुकेशन का भाग्य से जुड़ जाना नवमांश के अंदर, वो व्यक्ति को की जो एजुकेशन होती है वो उसको भाग्य प्रधान बना देती है, यानी वो उस एजुकेशन के बल पे ही बड़ी बड़ी नौकरियां मिली। अब छठा हाउस जो जॉब का हाउस है, वो चला गया इनके दसम भाव में। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं गए, क्योंकि छठा हाउस जो है वो जॉब का भी भाव होता है। उसका दसम से संबंध हो जाने की वजह से वो आजीविका में अपनी सर्विस में लेके आए, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्होंने काम किया, तो एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब। इसके बाद अब आप देखिए जो इनका सप्तम भाव है, पत्नी का भाव है या पार्टनरशिप का भाव है या पद प्राप्ति का भाव है, वो इनका लाभ के भाव में है। ये समझ में आ रहा है कि मकर राशि, नेहा ये समझ में आ रही है? मकर राशि कहाँ पड़ रही है नवमांश में? लाभ भाव में। तो चूंकि ये लाभ भाव में पड़ रही है, तो उसका मतलब कि जो पद प्राप्ति है वो कभी काफी इनको लाभान्वित करेगी। साथ में इनकी पत्नी भी कामकाजी होगी, उसकी वजह से भी इनको फायदा होगा। अब जो इनका इनहेरिटेंस का जो भाव है, वो इनहेरिटेंस का भाव और अध्यात्म का भाव, ये इनका अष्टम भाव है, ये इनका 12वें में आ गया। 12वें में आ जाने की वजह से इनका झुकाव धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र में ज्योतिष में, अध्यात्म में, उपनिषद में, वेदास में, इन सब में होने लगा। और फिर ये इस तरह चिन्मय मिशन वगैरह से जुड़ने की वजह से ये इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी ये अपना काम करते रहे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते रहे। दूसरा इसका ये मतलब होता है कि इनका जो भी अष्टम भाव है, अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस देखते हैं, और वो यहाँ पे लॉस के भाव में आ गया, या बिकवाली के भाव में, या इन्वेस्टमेंट के भाव में। तो इसीलिए क्या हुआ, मैंने जैसे बताया कि इनके पिता की बहुत ज्यादा संपत्ति जो है वो लैंडेड प्रॉपर्टीज थी, रजवाड़े को बिलोंग करते थे। इस वजह से उस प्रॉपर्टीज को बेचकर इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए। अब हम ये देखते हैं कि इनका जो भाग्य का जो भाव है वो इनके लगन पे आया है, तो भाग्य का भाव का लगन पे आना आदमी को बहुत भाग्यशाली बनाता है, यानी कि भाग्य के उसमें ये काफी भाग्यशाली रहे होंगे और रहे हैं, तभी आज ये इजरायली कंपनी में कम्युनिकेशंस में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इनकी 6 करोड़ रुपए साल की इनकी इनकम है। यहाँ पे फिर हमें ये देखना होता है, यहाँ पे शुक्र हैं बैठे हुए उच्च के होकर। शुक्र जो है लग्जूरियस प्लैनेट माने जाते हैं, मतलब कि कंपनी की तरफ से इनको एक
BMW मिली है, कंपनी की तरफ से मकान मिलता है, कंपनी की तरफ से ऑल फैसिलिटीज और विदेशों में जाने का मौका मिलता है। तो ये तो पहला हमारा तरीका होता था देखने का, भावों की कनेक्टिविटी। भावों की कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि किस भाव में कौन सी राशि पड़ी है, वो नवमांश के कहाँ गई है। जैसे लगन की राशि पंचम में गई है, तो इसमें इसका मतलब है व्यक्ति काफी पढ़ने वाला होगा, पढ़ने लिखने का शौकीन होगा, दिमाग का अच्छा होगा, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, वो जिंदगी के अंदर जो भी ऊंचाइयां हासिल करेगा वो अपनी एजुकेशन की वजह से करेगा। अब दूसरा तरीका होता है भावों के, इसमें हम कहते हैं वेटिंग फैक्टर। वेटिंग का मतलब होता है कि हमें देखना होता है कि ग्रह जो हुए उनका बलाबल कैसा है। तो यहाँ से लग्नेश से शुरू करते हैं। लग्नेश इनका अष्टम में है, जो थोड़ा डिप्रेशन वाला माना जाता है, तो साथ में अध्यात्म का भी माना जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लग्नेश नवमांश में कहाँ चला गया। लग्नेश जो है वो नवमांश में लाभ भाव में है। तो उसका मतलब लाभ की स्थितियां पैदा करेगा, जो अपने स्वग्रही शनि के साथ है। तो यानी कहने का मतलब कंटिन्यूड बेसिस पे करेगा। और शनि जो है एक व्यक्ति को जीवन के अंदर ऊंचाइयों पे 36 वर्ष के बाद पहुंचाते हैं। तो 36 वर्ष के बाद में काफी राइज की तरफ दिखाता है। इसके बाद फिर हम लग्नेश के बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य इनका नवम भाव का है, तो सूर्य इनका नीच का हो गया, और नीच का होकर अष्टम में आ गया। तो ये अच्छा नहीं हुआ सूर्य का इस तरह से होना, इसीलिए इनको 3-3 स्टंट पड़े। सूर्य जो है वो बोन्स का कारक है, इनको बोन्स की प्रॉब्लम आई, हेल्थ की प्रॉब्लम आई। इसी प्रकार से जैसे इनके पिता की जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी, उनमें भी इनको चाचाओं के साथ में कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हुए। फिर उसमें कोर्ट केसेस में चाचा लोग जीत गए, तो काफी प्रॉपर्टी इनकी, करोड़ों की प्रॉपर्टी इनकी चाचाओं के पास चली गई। तो ये सब चीजें सूर्य का कमजोर होना बताता है। इसी तरह से सूर्य का कमजोर होना ये भी बताता है कि इनके पिता की जो है वो आयु को क्षीण करता है। पिता की आयु जो है, जैसे पिता की इनकी डेथ 60s में हो गई थी, वो अपने 60 साल की उम्र में थे, तो वो अर्ली डेथ की तरफ भी दिखा रहा है। क्योंकि सूर्य जो है एक तो अष्टम में चला गया, तो दुख भाव में चला गया, तो अच्छा नहीं हुआ। ऊपर से वो नीच का हो गया, तो नीच का होके और खराब हो गया। तो ये, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर कोई प्लेनेट 6, 8, 12 में नीच का होता है, तो उसका स्वतः नीच भंग होता है। तो पिता की स्थिति को जैसे रजवाड़े से जुड़ा हुआ होने की वजह से अच्छा भी दिखा रहा है, लेकिन साथ में अष्टम का उसको जो है दुर्भाग्य भी मिलता है, आयु की हानि होती है। दूसरा, सूर्य जो है वो व्यक्ति के स्वयं के हेल्थ का कारक है। तो सूर्य की वजह से, अष्टम में आने की वजह से इनकी स्वयं की हेल्थ में जैसे थोड़ा डायबिटिक होना और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, 3-3 स्टंट पड़ जाना, सूर्य जो है हार्ट के कारक है। फिर आप चंद्रमा को हम देख ही चुके हैं। चंद्रमा के बाद में आता है मंगल। मंगल इनका मेष राशि का है, तो ग्रही है यहाँ पे, दसम में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ है। वो मंगल जो है अपने कारक भाव पे तृतीय भाव में बैठ गया है। यानी कारक में आने का मतलब ये होता है कि जिस भाव का वो कारक है, यहाँ का तृतीय भाव का कारक भी है, वहां बैठा है। इनको बहुत मेहनती उसने बनाया और एग्रेसिव बनाया, और इसी तरीके से कम्युनिकेशन इनका अच्छा किया, ताकि ये राइज कर सके, सबको डिफीट करते हुए राइज होते रहे। लेकिन बहुत मंगल की पोजीशन थोड़ी खराब हुई है पहले के मुकाबले, डीवन के मुकाबले। तो कई बार इनको जो है वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स का भी इनको शिकार होना पड़ा। जैसे कि कंपनियों के अंदर पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स का शिकार भी होना पड़ा। अब उसके बाद मंगल के बाद हम बुध को देखते हैं। बुध इनका अष्टम भाव में था। अष्टम भाव में अच्छा नहीं, बुध को सिर्फ अष्टम भाव में अच्छा मानते हैं, गुरु को भी अष्टम भाव में अच्छा मानते हैं। शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता अष्टम भाव में। सुनील जी शुक्र को अच्छा मानते हैं अष्टम भाव में। बहरहाल मैं वैसे आपको बता दूं कि बुध को अष्टम भाव में क्यों अच्छा माना जाता है। अष्टम का जो बुध है वो व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ का वो कारक है, और बुध कारक होने की वजह से एक मिनिस्ट्रियल पावर रखता है, तो ये मैथमेटिकल, कैलकुलेटिव और
एनालिटिकल एबिलिटी। तो जैसे कारक है तो कारक का होने का उसको जो है कोई खराब असर नहीं मिलेगा। बुध को कारक होने का यहाँ पे अष्टम में अच्छा असर मिलता है। चंद्रमा को अच्छा असर नहीं मिलेगा, शुक्र को अच्छा असर नहीं मिलेगा, और बुध को अच्छा असर मिलेगा। ये आदमी को बहुत एनालिटिकल पावर्स देता है, कम्युनिकेशन अच्छा करता है, और उसी प्रकार से वो व्यक्ति को कैलकुलेशंस के, मैथमेटिक्स में, इन सब में अच्छा करता है। अब इसके बाद जो गुरु है गुरुजी, बुध यहाँ पे मेलेफिक भी तो हो गया, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री से कम डिस्टेंस के ऊपर बैठा है, और मतलब नेक्स्ट भाव में सूर्य है, तो इसमें 72 डिग्री से कम ही मिलेगा ये, तो ये मेलेफिक नहीं हो गया? हाँ, मेलेफिक के साथ हाँ मेलेफिक हो गया। तो मेलेफिक होने की और वजह से बुध ने इंजीनियरिंग कराई ना। बुध कारक के रूप में बुध जो है एजुकेशन का कारक है, तो इसीलिए उसने, जब वो मेलेफिक हो जाता है, अगर वो बेनिफिक होता तो वो जो है ह्यूमैनिटीज में भेजता, लेकिन मेलेफिक हो जाते हैं प्लैनेट तो वो जो है टफर साइंसेस में भेजते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग कराई, उसके बाद मैनेजमेंट कराया, तो भी वो सारी सारी टफ एजुकेशन कराई, फिर फॉरेन से एजुकेशन कराई। तो बुद्ध का मेलिफिसेंस जो है वो यही बताता है, एक तरफ मेलिफिक है, एक तरफ बेनिफिक है। तो ये बुद्ध जो है ये एक तरह से मेलिफिक एंड बेनिफिक दोनों ही प्रभावों के साथ में है। मतलब पहले बुद्ध के ऊपर जो है प्रभाव, उसमें चंद्रमा का भी बन रहा है जो कि नेचुरल मेलेफिक है, तो साथ में बुद्ध के ऊपर वीनस का भी प्रभाव है जो कि नेचुरल बेनिफिक है। तो यानी कि ये बुद्ध जो है, इस बुद्ध के अंदर दोनों ही क्वालिटीज होंगी, मेलिफिसेंस की भी होंगी और बेनिफिसेंस की भी होगी। इसीलिए बुद्ध ने मेलिफिसेंस की क्वालिटी की वजह से इंजीनियरिंग कराई, इंजीनियरिंग के बाद एमएस कराया, यानी कि मास्टर ऑफ साइंसेस कराई, उसके बाद शुक्र के होने से उसने मैनेजमेंट कराया। ये अगर बुद्ध जो है किसी का भी पूर्ण रूप से बेनिफिट होता है, जैसे मेरा बुद्ध है, थर्ड हाउस में बैठा है लोन, तो पूर्ण रूप से बेनिफिट है, तो उसने मुझे ह्यूमैनिटीज में, इंग्लिश लिटरेचर में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, फिर एमबीए कराया। तो ये, तो इसका जो बुद्ध का जो मेलिफिसेंस है ना, वो इतना खराब नहीं होता, सिर्फ वो एजुकेशन की प्रकृति को बदलता है ये। और दूसरा बुद्ध जो है वो थोड़ा मेलिफिक इफेक्ट को लेकर, इस वजह से इनको एरर ऑफ जजमेंट देता है। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉपर्टीज वगैरह में जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वहां पे इनके पैसे फंसे, यानी इन्होंने नोएडा में काफी प्रॉपर्टीज खरीदी, ग्रेटर नोएडा में, तो प्रॉपर्टीज इनके फंस गए पैसे, तो वह एरर ऑफ जज। लेकिन नवमांसा के अंदर तो ये दिग्बली होके बैठ गया, और वहां मतलब नीच का हो गया, नीच का हो गया। नीच का हो गया, लेकिन नीच भंग भी तो हो गया। उच्च उच्च उच्चानाथ साथ बैठे हैं हाँ तो नीच वीनस। का, तो तभी तो आज की डेट में बुद्ध जो है वो मैनेजमेंट का प्लैनेट है, एक आदमी के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, उसके नवमांश के लगन पे आके पहले नीच का है, फिर नीच भंग है। तो नीच का असर ये दिखा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट्स में, शेयर मार्केट में इन्होंने पैसा लगाया, वो सब फंस गया। और बुद्ध जो है वो शेयर मार्केट्स का भी प्लैनेट है। इसी प्रकार से बुद्ध जो है वो प्लैनेट है इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, ट्रेडिंग का भी है। उन सब में भी नुकसान भी किया और फायदा भी किया। तो इनका ऐसा नहीं है कि इनके सारी प्रॉपर्टीज इनकी डूब गई। इनके पास में आज की डेट में कम से कम 90 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज है। तो उसमें से बहुत सी प्रॉपर्टीज जो गुड़गांव में ली हैं उनमें तो इनको बेनिफिट हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज इन्होंने ग्रेटर नोएडा नोएडा में ली थी, उनमें जो है बिल्डर्स के ऊपर रेरा के केसेस वगैरह चल रहे हैं। ये तो आपने ये देखना है कि हमेशा ग्रह जो है ना दोनों तरह से, दिग्बली होने का भी असर दे रहा है, नीच का होने का भी असर दे रहा है, नीच भंग होने का भी असर दे रहा है। इसीलिए आप देखिए जो बुद्ध की महादशा इनकी थी वो ट्रिमेंडस गुड थी। बुद्ध की महादशा इनकी ये प्रारंभ हो गई थी, बुद्ध की 2012 से प्रारंभ हुई। 2012 के बाद में इनको फॉरेन कंपनीज के एमडी बने, तो वो नीच भंग का उसने असर दिया। तो इसीलिए इजरायली कंपनी में, कम्युनिकेशंस की कंपनी में इस समय एमडी। अब आप ये देखिए, इसके बाद जो है आपको ये देखना होता है, बुद्ध के बाद गुरु की आप पावर देखिए। गुरु यहाँ 5 इनका बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है गुरु जी? आगरा, यूपी। ठीक ठीक। इनका जो है उसके बाद फिर गुरु आते हैं। गुरु इनके जो है धन भाव में बैठे हैं, वहां के कारक हैं।
ये पोजीशन गुरु की बहुत अच्छी है, लेकिन अवमांश में थर्ड हाउस में चले जाते हैं। एंटरप्राइजिंग भाव है थर्ड हाउस, इनिशिएटिव का भाव है, इसीलिए वेल्थ को लेके इन्होंने इनिशिएटिव क्या लिया। ये पंचम भाव जो है शेयर मार्केट का भाव है, पंचम का लाभ में बैठा हुआ था, तो कुछ शेयर मार्केट में शुरू में लाभ दिलाया, बाद में हानि भी दिलाई। तो काफी इन्होंने जो है काफी पैसा इन्होंने शेयर मार्केट में गवाया भी, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स को इन्होंने गवाया, क्योंकि गुरु जो है वेल्थ के कारक होके कारक भाव में द्वितीय हाउस में बैठे हैं, और द्वितीय हाउस में बैठकर ये राशि परिवर्तन योग का बना रहे हैं सूर्य के साथ। सूर्य इनकी राशि में बैठे हैं गुरु की, और गुरु सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो एक राशि परिवर्तन योग है जो कि युति का योग माना जाता है। ये बहुत पावरफुल पोजीशन है इनकी, गुरु की यहाँ पर सूर्य के साथ में। लेकिन यहाँ देखिए गुरु जो है वो कमजोर हो गया। गुरु बहुत कमजोर नहीं हुआ, उसका डिस्पोजिटर शुक्र उच्च चुका है लगन पे, तब लेकिन यहाँ पे राशि परिवर्तन यहाँ पे भी हो गया गुरुजी, वीनस का और जुपिटर का नवमांसा में। हाँ जी, तो इसकी वजह से तो हाँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना 90 करोड़ के आसामी है आज। मतलब कहने का मतलब है कि इनके सारे इन्वेस्टमेंट नहीं डूबे हैं। मतलब इनको अगर आप लॉसेस कहें तो इनको 41 करोड़ का लॉस हुआ है, तो इनके पास 130 करोड़ होना चाहिए था। लेकिन वो लॉसेस जो इनके 40 करोड़ के हुए हैं वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि जो तीसरा हाउस है ना वो त्रिषडाय भाव है, वहां पे गुरु आ गए हैं। गुरु वहां के कारक भी नहीं है। राशि परिवर्तन योग होने की वजह से वो थोड़ा संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं इनको, लेकिन पूरी तरह से बचाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्लेसमेंट है वो अपने शत्रु की राशि में। गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं और शुक्र गुरु को सम मानते हैं। ये लेकिन ये हो सकता है कि गुरुजी मेरे अनुसार हो सकता है कि ये मरकरी की वजह से हो, क्योंकि मरकरी पहले नीच का है फिर नीच भंग हुआ है, तो पहले तो नीच के ही फल देगा ना। नहीं, ऐसा है जगदीश साहब, इसमें क्या होता है, मरकरी वेल्थ का कारक नहीं है। जब हम वेल्थ की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा उसके कारक भाव के स्वामी को देखा जाता है। वेल्थ का जो कारक है, अभी एक्चुअली क्या है कि कारक का अभी आप लोगों का आना है, तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। वेल्थ के जो कारक होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु किस किस चीज के कारक हैं? वेल्थ के हैं, इसके अलावा ज्ञान के हैं, धर्म के हैं, गुरु के हैं, और इसी तरह से तीर्थ यात्राओं के हैं, और गुरु कारक हैं। इसके अलावा गुरु विजडम के कारक होने के अलावा गुरु संतान के भी कारक हैं। तो संतान के कारक होकर उनका द्वितीय हाउस में बैठ जाना एक अच्छी संतान प्राप्ति की तरफ को दिखाता है। तो इनकी जो बेटी है वो उसने लॉ कर लिया है, गुरु यहाँ बैठे हैं, तो उसने लॉ में, वो कॉर्पोरेट लॉ में चली गई है। बेटा अभी लामेटियस में पढ़ रहा है, मतलब छोटा ही है बेटा, लेकिन अच्छा है। लेकिन गुरु की जो पोजीशन है वो थर्ड हाउस में अच्छी नहीं मानी जाएगी। देखिए, आपने इसको कॉम्प्लिकेट ना करके सीधे सीधे सब सच्चे तरीके से समझिए। मैंने आपको बताया था कि केंद्र और त्रिकोण शुभ भाव है, त्रिकोण फिर केंद्र और फिर सेकेंड हाउस। गुरु अगर इन हाउसेस में है तो गुरु अच्छा है। अब गुरु दिग्बली उगली पे अभी मत आइए, ये देखिए कि प्लेसमेंट उसकी कहाँ पे है। शुभ भाव हमारे होते हैं त्रिकोण के, केंद्र के और सेकेंड हाउस। अब मैंने आपको बताया त्रिषडाय जो है 3, 6 और 11 ये अच्छे नहीं होते। 11वें के साथ में सिर्फ एक्सेप्शन है कि वो धन को लेके अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेके अच्छा नहीं होता। और इसके अलावा जो त्रिक भाव हैं 6, 8, 12, 6, 8, 12 दुख भाव कहे जाते हैं। इसमें जो भी प्लैनेट आएगा वो कमजोर माना जाएगा। अब आप गुरु के बाद आइए आप शनि पे। शनि इनके नवम भाव में बैठे हैं, यानी नवम भाव की स्थिति अच्छी मानी जाती है शनि की। यहाँ स्वग्रही हो गए हैं और एकादश भाव में आ गए। तो एकादश भाव में आने से वो इनको लाभ तो देंगे शनि, इसीलिए शनि की दशा में ही इन्होंने, इनकी शादी भी शनि की दशा में, इनको पिता से प्रॉपर्टीज मिली। शनि की महादशा इनकी 1993 से आई 2012 तक, उसमें इन्होंने काफी राइज किया। लेकिन जो बेटर राइज किया वो बुध की महादशा, और शनि के साथ में क्या हुआ, त्रिषडाय में आके बैठ गए। तो यानी शनि थोड़े कमजोर माने जाएंगे, नवम से यहाँ आ गए।
तो स्वास्थ्य के लिए कमजोर माने जाएंगे। इसका मतलब शनि से ही आर्थराइटिस आता है, शनि से ही मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस वगैरह आते हैं, तो वो सारी चीजें इनको मिल रही हैं। अब आप देखिए शनि के बाद आते हैं राहु। राहु इनके जो है वो गुरु की राशि में 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस की जो प्लेसमेंट होती है अच्छी होती है, वही राहु इनके 12th में आ जाते हैं। 12th की पोजीशन अच्छी नहीं होती, तो राहु से ही हम जो है धूम्रपान वगैरह ये सब देखते हैं। 12th हाउस हमारा भोग का भी भाव है, तो इसीलिए इनको जो है सिगरेट पीने का, ड्रिंक करने का और सिगार पीने का काफी शौक था। लेकिन बाद में जब इनके स्टंट पड़ गए 3, तो स्टंट पड़ने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई। दूसरा 2 स्टंट इनके पाँव में पड़े, तो शनि जो है ना पाँव के कारक होते हैं। तीसरा टाइम में बैठे लाभ भाव में, लाभ तो देंगे, लेकिन साथ में उन्होंने पाँव में की जो वेन्स एंड आर्टरीज थी उनको ब्लॉक कर दिया। इनके जो स्टंट पड़े, एक हार्ट में पड़ा और 2 इनके पाँव में पड़े। अब ये राहु है, राहु जो है वो आप देखिए कि 12वीं में आ गया, तो राहु का 12वीं में आना लॉस के भाव में आ गया। लॉस के भाव में अच्छा नहीं होता वो, तो इसका मतलब राहु कमजोर हो गया। लेकिन फिर राहु के बारे में ये भी कहा जाता है कि राहु 12वें भाव के कारक माने जाते हैं। कारक हो जाने की वजह से विदेश की कंपनियों से इनका कनेक्टिविटी कराई है। ये सेकंड मेथड होता है ग्रहों का बलाबल देखने का नवमांश से। इसके बाद हम थर्ड मेथड में आते हैं, जो उसका तीसरा मेथड होता है। वो मेथड होता है कि ग्रह कितना मूव कर रहा है, ग्रह जो है किस तरह से मूव कर रहा है। तो जैसे हम सूर्य से प्रारंभ करेंगे, सूर्य यहाँ 12 नंबर पे हैं और 12 नंबर से सूर्य गए 7 नंबर पे। तो सूर्य का मूवमेंट कितना हुआ, सामने वाला 7, 8, सूर्य अपने से अष्टम चला गया। ये देखिए 7 नंबर में गया सूर्य नीच का होकर, तो सूर्य अपनी D1 की पोजीशन से 8वें मूव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, राशिगत मूवमेंट होता है नवमांश के अंदर, तो सूर्य का अष्टम मूव करना सूर्य को कमजोर बताता है। इसीलिए पिता को जो है जल्दी लेके गया और साथ में पिता को काफी परेशानियां भी मिली, काफी कोर्ट केसेस वगैरह उनको अपने भाइयों के साथ लड़ने पड़े। अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी बहुत से गांव उनके अंडर में थे, रजवाड़े को बिलोंग करते थे, लेकिन वो भाइयों के साथ कोर्ट केसेस में ही लगातार रहे और उनको नुकसान हुआ। उसके बाद सूर्य के बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा अष्टम में है, किसमें है, कुंभ राशि में। कुंभ राशि से चंद्रमा कहाँ मूव कर रहे हैं, अपने से 12वें। चंद्रमा का 12वें में मूव करना, चंद्रमा 12वें में मूव कर गए अपने से, क्योंकि वो मकर में आ गए, कुंभ में थे। 12वां जो है लॉस का भाव होता है, तो इसलिए इनको इम्पल्सिव बायर बना दिया। चंद्रमा जो है कैश के कारक हैं, जैसे इनके पास ये तो कैश 11वां भाव है ना, 12वां तो नहीं। 12वां हो गया ना, अपने से कुंभ राशि से मकर में आ गए। अच्छा जी जी जी, अपने से 12वें हो गए ना, कुंभ राशि से अपने से पीछे आ गए 12वें में। तो 12वें में आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, 12वें के फल देंगे चंद्रमा। 12वां भाव जो है लॉस का भाव है। चंद्रमा कैसे प्लैनेट है, जो इम्पल्सिव प्लैनेट है। चंद्रमा कैश फ्लो के प्लैनेट है। जैसे इनको कोई भी कैश आता था तो ये प्रॉपर्टीज में लगा देते थे या शेयर मार्केट में लगा देते थे, तो उन सब से इनको नुकसान भी काफी हुआ इम्पल्सिव बाइंग से। दूसरा, एक इन्होंने BMW खरीदी, एक इन्होंने आउटलैंडर खरीदी, तो उसका भी इनको जो है फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस भी कंपनी के MD रहे तो कंपनी की तरफ से BMW, मर्सिडीज वगैरह, एक अपने घर के लिए गाड़ी मिली, एक इनको ऑफिस के लिए मिली। तो फिर अपनी जो गाड़ियां थी ना वो डेप्रिसिएशन में चली गई, तो नुकसान इस तरह से हुआ। चंद्रमा जो है वो धन की हानि कराता है। अब चंद्रमा के बाद हम मंगल को देखिए, मंगल 1 नंबर पे है और मंगल अपने से आगे गए हैं, दूसरे पे चले गए 2 नंबर पे। तो अपने से आगे का मतलब धन भाव पे गए, तो चूंकि वो चंद्रमा धन भाव में गए हैं तो इसीलिए वो मंगल जो है भूमि पुत्र माने जाते हैं। तो धन का जो इनका जुड़ाव हुआ वो मंगल की वजह से हुआ। धन भाव पे अपने से दूसरे जाने की वजह से मंगल ने उनको जो है भूमि पुत्र होने की वजह से प्रॉपर्टीज में काफी इन्वेस्ट कराया, तो आज 90 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज है। इसी प्रकार से उनको प्रॉपर्टीज वहां से अपने पिता से भी बहुत सी मिली,
बहुत सी प्रॉपर्टीज जो इनकी कोर्ट केसेस में नहीं थी उनको सेल करके इनको पैसा मिला, तो वो धन भाव को दिखा रहा है। मंगल के बाद आप बुध को देखिए, बुध इसमें कुंभ राशि में है, कुंभ राशि से बुध मीन में गए, अपने से दूसरे चले गए, तो बुध भी अपने से दूसरे गए हैं, तो दूसरे जाने का मतलब है उसका धन से संबंध हो गया, उसका स्पीच से संबंध हो गया, तो स्पीच से संबंध होने की वजह से ही इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल पे बहुत अच्छा ये बोलते हैं, बहुत अच्छा लोग इनको सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, रिसर्च करके अपने सब्जेक्ट पे बोलते हैं। लेकिन साथ में दूसरे हाउस में जाने से बुध जो है ट्रेडिंग प्लैनेट है, शेयर मार्केट का प्लैनेट है, तो शेयर मार्केट और इस तरह का पैसा भी इन्होंने काफी खर्च किया, काफी पैसा लगाया, और बुध के नीच के हो जाने की वजह से उसमें लॉस भी हुआ और गेन भी हुआ। तो यानी कि जितना वो ट्रेडिंग कर रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टीज की ट्रेडिंग कर रहे थे या शेयर की, तो शेयर में तो उनको लॉस हुआ और प्रॉपर्टीज में इनको लॉस भी हुआ, गेन भी हुआ। इसके बाद बुध के बाद आप गुरु को देखिए, गुरु यहाँ 5 नंबर यानी सिंह राशि में है, और गुरु यहाँ चले गए 2 नंबर पे, तो यहाँ से आप काउंट करोगे, इसके सामने वाला 7, 8, 9, 10, गुरु अपने से दसम गए, लाभ भाव में चले गए, जो इनकी कुंडली का लाभ भाव है उसमें गए गुरु, अपने से दसम गए। दसम जाने का मतलब है कि जब भी गुरु जो है दसम पे जाएंगे अपने से, तो एक आदमी को ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे उठाते हैं, यानी कि बड़े लेवल पे उठाते हैं। तो आप जानते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एमडी हैं, तो काफी बड़ा लेवल है। इसी तरीके से दसम में आने की वजह से गुरु जो है, गुरु हमेशा इस गुरु दसम के कारक माने जाते हैं एक्सपेंशन के, तो जॉब में जिसमें भी गए उसमें एक्सपेंशन हुए इनके, यानी कि छोटे लेवल पे गए तो उनके प्रमोशन हुए और ये बड़े आदमी बने, तो ये था। गुरु के बाद में शुक्र को देखिए, शुक्र इनके कुंभ राशि में बैठे हैं। शुक्र भी कहाँ गए, अपने से दूसरे गए हैं और उच्च के हो गए हैं, वो गए हैं मीन राशि में गए हैं कुंभ से, तो सेकंड में गए हैं अपने से। सेकंड भाव जो है धन का भाव है, और शुक्र खाने पीने वाला प्लेनेट है, तो इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी पार्टीज में जो है शिरकत करना, वहाँ पे अच्छा खाना खाना, ड्रिंक करना, वो सब। उसी प्रकार से शुक्र जो है ऑर्नामेंट के कारक हैं, तो उन्होंने काफी ऑर्नामेंट्स वगैरह भी खरीदे अपने पत्नी के लिए, अपने बच्ची के लिए। ये इसी प्रकार से शुक्र जो है, शुक्र भी जो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, इन सबका कारक माना जाता है, तो उन सब में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। शुक्र ब्रोकरेज के कारक माने जाते हैं, तो इनको ब्रोकरेज भी इनको कैसे मिलती है, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कोई प्रॉपर्टी इन्होंने 3 करोड़ की लिया, उसको 3 करोड़ 70 लाख में बेचा, तो 70 लाख का उनको जो फायदा हुआ वो इस शुक्र की वजह से हुआ, क्योंकि ये शुक्र जो है वो बीच की इनकम को बताता है। ये कि जो हमारी को गेन की जो इनकम आती है किसी भी तरह की डीलिंग में, जैसे आपने कोई सामान अपना खरीद लिया, सामान आपने जो है 10 रुपए का लिया, उसको 15 का बेच दिया, तो बीच का जो प्रॉफिट होता है वो शुक्र दिलाता है। ये अब इसके बाद में शनि को मैंने आपको बताया, शनि इनके जो है वो जैसे 12 नंबर या पाइसेस में बैठे हैं, और शनि गए हैं मकर में, तो अपने से कहाँ गए, 11वें में। अब यहाँ से काउंट करेंगे, इसके सामने वाला 7, 8, 9, 10, 11, अपने से 11वें चले गए शनि। लाभ में 11वें चले का गए। जाने का मतलब लाभ में चले गए, और साथ में पत्नी के भाव में भी चले गए, तो यहाँ पे जो है वो पद प्राप्ति के भाव में भी चले गए इस वक्त रही होके, तो इसका मतलब है पद प्राप्ति जो है कंसिस्टेंट होगी, हमेशा होगी, लगातार होगी। और उसी तरह से शनि का लाभ में जाना 36 वर्ष के बाद एक व्यक्ति को अच्छे लाभ की स्थिति में लेके जाता है। ये लाभ भाव भी है और यहाँ पे भी लाभ भाव है। शनि जो प्लेसमेंट हुई है वो लाभ भाव में ही हुई है नवमांश के, और यहाँ से मूवमेंट जो उनका हुआ है मकर का, वो भी लाभ में हुआ है अपने से। मतलब इसके सामने शनि जो है पाइसेस में है, इसके सामने की राशि 7 हो गई, 8, 9, 10, 11, यानी कि लाभ में चले गए। अब इसके बाद में शनि के बाद आप राहु को देखिए, राहु 12 में है, 12 से राहु जो है 11 में गए, तो राहु जो है अपने से 12वें चले गए, यहाँ से अपने पीछे गए। 12वें चले गए का मतलब यह है कि 12वें भाव के वो रिजल्ट देंगे, तो इसीलिए राहु ने 12वें के रिजल्ट दिए, तो स्मोकिंग कराई, ड्रिंकिंग कराई, तामसिक फूड खिलाया, नॉनवेज वगैरह वो सब। लेकिन साथ ही जो है वो 12वें के क्योंकि कारक हैं, विदेश भाव के भी कारक हैं, और विदेश के भाव में ही बैठे हैं,
तो इसीलिए ज्यादातर विदेशी कंपनियों में इन्होंने काम किया और उसमें अच्छी सैलरी मिली। फिर केतु को आप देखिए, केतु इनके जो है 6 नंबर की राशि वर्गो या कन्या में बैठे, और केतु जो है यहाँ पे गए 5 नंबर, तो केतु भी अपने से 12वें चले गए। केतु जो है क्लिपर के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि अपने से 12वें गए हैं, तो वो और साथ में यहाँ बैठे कहाँ हैं, छठे भाव में। छठा जो है लिटिगेशन का भाव होता है। केतु जो है ये वेल्थ को लिटिगेशन के द्वारा कम कर रहे हैं। तो चाहे प्रॉपर्टीज जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ लिटिगेशन चल रहा है, तो उसमें जो है प्रॉपर्टीज कट रही है, उसका जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वह जो रेरा की जो कोर्ट्स हैं वो कह रही है कि भाई इसमें 11% का इंटरेस्ट दे दो, जबकि प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कई मनीफोल्ड चले जाते हैं। लेकिन केतु जो है वो काटने वाले माने जाते हैं और वेल्थ में क्लिपर की तरफ से जा रहे हैं। क्लिपर का मतलब काटने वाले उनकी तरफ से, तो इस वजह से वेल्थ को वो हानि भी पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से छठे में आगे लिटिगेशन में तो बहुत सी उनकी प्रॉपर्टी जो है कोर्ट ने उनके चाचाओं को दे दी है, वो भी उनको लॉस हुआ है। तो आज के लिए जो है इतना काफी है, ये 2 चीजें। अब किसी ने इनमें पूछना हो। अब इसके बाद जो थर्ड चीज है वो है सर, जो चौथा जो है, पहला मैंने बताया था भाव की कनेक्टिविटी, दूसरा मैंने बताया कि किस तरह से ग्रहों का बलाबल देखना है, और तीसरा मैंने बताया कि किस तरीके से ग्रहों को देखना है कि ग्रह जो है अपनी राशि से कहाँ मूव कर रहे हैं। चौथा जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे, वो होता है विवाह को लेकर, मतलब वैवाहिक पार्टनर किस तरह का मिलेगा और सप्तम भाव के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो कल की क्लास में हम लेंगे। आज आप लोग इससे जो मैंने बताया तीनों में से पहला वाला मैंने कल भी बताया था, उसको रिपीट किया था आज। तो आज जो 2 बात के बताए और कल का जो मैंने बताया, उस पर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर सर शनि इस बार अपने से कितना आगे गया सर? मेरा 11 निकल रहा है, 10 बोल रहा था आपने। मकर में गया ना? 10 मकर में में गया या तो अच्छी वाला। मकर में गया ना, तो शनि उनका बैठा कहाँ पे है? तो 12 में बैठा है शायद, पाइसेस में। स्पाइसेस में बैठा है ना, तो 10 में अगर वो गया तो अपने से 11वां चला गया ना। 11वां गया। हाँ, हाँ, तो 11वां ही तो बताया मैंने कि 11वां सॉरी गया है। सर, मैंने 10 सुना 11 कि क्या सुना नहीं पता नहीं। नहीं, मैंने ये बताया 11वां गया और अपनी ही राशि में 10 नंबर की राशि में मकर में चला गया, नवांश में, लाभ भाव में, ये अच्छा बोल रहा सर, था। ओके। तो ठीक राइट। सुना, क्योंकि वो गया कहाँ है, नवांश के अंदर वो मकर राशि में गया है, 10 नंबर की राशि में। जी 10 नंबर की राशि में जाएगा तो 11वां जा रहा है अपनी पोजिशन से, और साथ में वो लाभ भाव में चला गया नवांश में, 10 नंबर की राशि में, मकर में। सर, हमें भार्गोत्तम देखना है, फिर ग्रहों का बलाबल देखना है सेकंड में, और फर्स्ट में इंटरकनेक्शन देखना है सर। जिस जो समय थर्ड। ग्रहों का बलाबल देखते हैं ना, तो उसी में वर्गोत्तम ही देखते हैं। ग्रहों का बलाबल जो होता है वो ग्रह के उच्च राशि में आने से होता है और ग्रह के वर्गोत्तम होने की वजह से होता है। वर्गोत्तम ग्रह कौन सा होता है? जो उसी राशि में D1 में बैठा हो और उसी राशि में D9 में बैठा। सर, इस वाले में तो एक भी भार्गोत्तम नहीं है, आई गेस। नहीं है, इसमें नहीं है। सर, ये जो आपने लास्ट वाला पॉइंट बताया ना, लाइक मूवमेंट करने के बाद वो तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जो आपने इंटरप्रिटेशन दिया है, जैसे कौन से हाउस से किस में जाने से जैसा होता है, जैसे केतु वाला आपने लास्ट में बताया सर, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हम डालेंगे उसमें? उसमें जो हाउसेस है, का जी। उसमें हाउसेस वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो सबसे पहले मैं दूसरी क्लास में मैंने बताया था ना, जी कि पहली और दूसरी क्लास में कि किस भाव से क्या देखते हैं, पहले भाव से क्या देखते हैं, दूसरे से क्या देखते हैं, तीसरे से। तो जो उसका मोमेंट होता है, जिस तरीके से वो नवमांश में मूव कर रहा है, अगर वो एकादश भाव में मूव कर रहा है, अपने से 11वां मूव कर रहा है, तो 11वें भाव के जो है हमें उसको पढ़ना होगा। 11वें भाव से ओके। क्या आता है? 11वें भाव से लाभ भाव होता है, 11वें भाव से गेन आता है, 11वें भाव से स्किल सेट्स आती हैं, 11वें भाव से फुलफिलमेंट और डिजायर आता है, 11वें से बड़ा भाई आता है, बड़ी बहनें आती हैं, और 11वें से ही बड़ी गाड़ियां आती हैं, सेडान आती हैं, जो बड़ी गाड़ियां जैसे बेंटली है, लंबरगिनी है, या मर्सिडीज है, या BMW है।
11वें भाव से ही हमारा लाभ आता है, और 11वें भाव से हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आता है, एम्बिशन फुलफिलमेंट, जो हमारी महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती है, तो 11वें से होती है। सर 11वें से ही जो प्रोफेशनल है इनकम भी 11वें भाव से आता है, जो प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम भी 11वें से आती है, और 11वें भाव से ही ये भी आता है हाई सोसाइटी में जब आप मूव करते हैं। मतलब जो आप हाई सोसाइटी के लोगों से, सपोज जो है अंजलि को कल अमिताभ बच्चन अपने वहां खाने पे बुला ले, तो क्या सर बोलेगी ऐसा कि ये हाई सोसाइटी में मूव कर गई। हाई सोसाइटी कौन सी होती है? बड़े अमीर लोगों की। जब मुकेश अंबानी बुला ले, कहे कि मेरा अंजलि आके मेरा ब्लड प्रेशर लो, तो अंजलि यहाँ के बताएगी ना कि मैं हाई सोसाइटी में मूव करके आई हूँ। मुकेश अंबानी दी सेकंड रिचेस्ट मैन टुडे है, अदानी अब पहला हो गया है, तो उसके घर में अपना आला लेके गई थी, स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप जो है वो गलती से मुकेश अंबानी को लगाने के बदले उसके लेब्राडोर को लगा दिया। तो मैं बोली कि आपका पल्स बहुत ज्यादा चल रहा है, वो बोला कि ये तो मेरे डॉग का पल्स चल रहा है। सर मुकेश अंबानी जैसे लोग कैसे बनते हैं? कौन सा हाउस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फिर? सर 11वें हाउस। मुकेश अंबानी वाले, मुकेश अंबानी जैसे लोग ना पूर्व जन्म में जाकर अगर साइकिल को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया जाए और हम सब लोग पूर्व जन्म में चले जाएं, तो ज्योतिष हमें ये सिखाता है कि जो हम अच्छे काम करते हैं तो उसका अच्छा फल होता है। सर कोई सर फ्रेशर वैसे भी मैंने तो हो सुना है कि सकता है ना मुकेश सर, अंबानी न्यू को कमर राहु भी ने तो हो सकता है। काफी हर कोई पिछले जन्म से राहु थोड़ी ने ना काफी आएगा। ऊंचा पना है। नहीं, पिछले जन्म से राहु ने ही ये काफी ऊंचा पना कर्मों है। से ही होता है। इसमें कहा था ना कि उसमें चाचा भतीजा में वो कह रहा था कि बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ भाई चाचा, हाँ भतीजा। एक धर्मेंद्र की मूवी आई थी, नहीं सर तो सही कह रहे हैं आप, पास कर्म से ही होता है। पास एक कर्म एक से लेडी, होता है सर एक लेडी है वो इसमें। बता रही थी कि उसने उसके मदर और मौसी और उन सब ने काफी ज्यादा अबॉर्शन करवाए थे, तो उस लेडी को बच्चे नहीं हुए, उनकी उनकी जो फर्स्ट डॉटर थी जो आंटी, हाँ, हाँ। तो उसने जो भ्रूण हत्या है, अबॉर्शन है, एमटीपी है, मैनुअल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जानबूझ के किसी जीव को मारने की है। पर मैं जो सब सर आप इस बार जो पढ़ा रहे हैं ना, वो पिछली बार जो नवाज पढ़ाए तो उससे तो 100 गुना अच्छा है। हाँ, ये असल में क्या होता है ना, करत करत अभ्यास के ये इसका 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 क्रेडिट मैं नेहा को दूंगा और तृप्ति को और इनको दूंगा, अंजलि को। उनके बारे में आपने इतना सरल भाषा में पढ़ाया है इस बार। चलो सर प्रदीप जी अंकल आप मान तो गए। नहीं, आप लोगों के बारे में मैंने बहुत आपको सिंपल वे में पढ़ाया है, नहीं तो पिछली बार इतनी सिंपल वे में नहीं पढ़ाया था। पिछले बार एक्चुअली सारे पढ़े लिखे लोग थे ना, सारे लोग जो ज्योतिष जानते थे, सारे लोग ज्योतिष के बेसिक कोर्सेज को पढ़े हुए थे। अब की हमारा कोर्स जो है ना बिगिनर टू एडवांस है, तो इसमें से क्या है कि हम बेसिकली हमने जो है इस तरीके से पढ़ना है कि ताकि ये लोग भी समझ सकें और सीनियर वाले भी समझ सकें, तो ये है। अब ये जो 3 मेथड्स मैंने कराए हैं ना, इन मेथड्स को अपने घर की मेंबर्स की कुंडलियों पे करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भाव कनेक्टिविटी, इसको नोट कर लो। सबसे पहले भाव कनेक्टिविटी, और नंबर 2 ग्रहों का बलाबल। ग्रहों का बलाबल वर्गोत्तम से भी देखा जाता है, और ग्रहों का बलाबल उसके उच्च के होने से, उसके नीच के होने से बल का कम होना। उसके जैसे नीच का होगा अगर ग्रह, उसका नीच भंग भी होगा, तो भी चूंकि नवमांश में नीच का हो रहा है तो वो प्रॉब्लम करेगा। मैं एक बात इनके बारे में बताना भूल गया, बुध जो है ना फेफड़े का कारक है, लंग्स का। ये बचपन से अस्थमेटिक है, और इनको जो है कभी कभी पफ लेना पड़ता है, और यही चीज मेरी बेटी के साथ भी है, बड़ी बेटी के साथ। उसका भी बुध जो है नवमांश में जाके नीच का होता है, फिर उसका नीचभंग होता है। श्रीवास्तव की डेथ हो गई, ये सुन के बड़ा दुख हुआ। 3 दिन पहले डेथ हो गई, 3 या 2 दिन पहले। हाँ, उसकी राजू श्रीवास्तव की कुंडली जरूर ढूंढनी चाहिए हम लोगों ने, कहीं ना कहीं मिल जाएगी।
गूगल में। गुरुजी, एक कल के नोट में मेरी रिक्वेस्ट है कि जो फॉरेन सेटलमेंट के जो योग हैं वो एक बार जरा देना। हाँ, अगर आप दे सके तो फॉरेन सेटलमेंट मतलब किन किन योगों के कारण होता है। मैंने तो यूं ही सुना है लग्नेश 12वें में चला जाए या 4th हाउस का लॉर्ड 12वें में चला जाए, तो इन दो चीजों से वो होता है फॉरेन का। नहीं, फॉरेन जो होता है, एक फोर्थ विदेश फोर्थ का स्टार लॉर्ड 12वां का स्टार लॉर्ड फोर्थ दिखाए, फोर्थ का स्टार लॉर्ड 12वां दिखाए तो फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है। मेरे सब बच्चे फॉरेन सेटलमेंट है और सबके में यही योग है, सेम योग। देखिए वैदिक ज्योतिष के अंदर क्या होता है कि जो आपकी मदरलैंड है 4th हाउस से आती है और जो अदर लैंड है वो 7th से आती है। तो जब 7th हाउस आपका 4th के साथ में कनेक्टेड होता है और 7th हाउस जो है बहुत स्ट्रांग होता है और 4th हाउस का संबंध 12th हाउस से बनता है। 4th हाउस का संबंध जो है वो 7th से बने और साथ में ही 12th हाउस से बने। तो यानी कि 12th हाउस का 4th से संबंध कैसे बन सकता है? 12th का लॉर्ड बैठ जाए 4th में, 4th का लॉर्ड बैठ जाए 12th में, 4th का लॉर्ड जो है 12th का लॉर्ड आपस में कोई युति बना रहे हो। उसके अलावा जो 7th हाउस होता है वो 7th हाउस कुंडली का बहुत स्ट्रांग हाउस होना चाहिए, क्योंकि वो अदर लैंड है जहाँ पे जाके आदमी इमिग्रेशन के जाता है। पीआर जो मिलता है वो 3rd हाउस से मिलता है। और मैं बता दूंगा बहुत से लोगों की कुंडलियां मेरे पास जो फॉरेन में सेटल हुए हैं, तो उनके उसमें ये योग बनते हैं। इसी प्रकार से सब मेरे बहू, दामाद, बेटा, बेटी सब फॉरेन में है और उनके तो सबका मैंने योग देखा, केपी से देखा, वो एक सटीक बैठता है। अब आप 12 का संबंध 4 से, 4 का 12 से। आप वैदिक से देखिएगा उनके 4th हाउस वैदिक से। सब देखूंगा सर। वैदिक का जो नियम है वो है कि 4th का 12th से संबंध हो, 4th और 12th के लॉर्ड आपस में बैठ जाएं, या 4th का लॉर्ड 12th में बैठ जाए 12th का 4th में, या 4th का जो लॉर्ड है वो युति बनाता हो 12th के लॉर्ड के साथ, साथ में 4th का लॉर्ड 7th के लॉर्ड के साथ युति बनाता हो, और 4th का लॉर्ड 7th में बैठ जाए या 7th का लॉर्ड 4th में बैठ जाए और 7th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इसके अलावा एक नियम होता है अष्टम का 12वें से संबंध। अष्टम का संबंध अगर 12वें से होता है तब भी आदमी फॉरेन में सेटलमेंट के लिए जाता है, लेकिन उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप पीआर तभी मिलेगा जब फॉरेन उसका फॉरेन ये भी तो हो सकता है, जैसे अपनी मदरलैंड, जैसे सपोज हम राजस्थान, अभी राजस्थान से हूँ मैं, तो यहाँ गुड़गांव में शिफ्ट हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है जो फॉरेन राजस्थान से आदमी गुड़गांव में आ रहा है ना, वो फॉरेन में नहीं जा रहा। फॉरेन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो हम ज्योग्राफिकल एरियाज को, उन बाउंड्रीज को पार करके दूसरी कंट्री में जाने की बात करते हैं। और टेम्परेरी वैसे जाके आ गया तो इसका वो वैसे 9th इनका हाउस से, तो 9th से जो पीआर होता है वो 3rd हाउस से मिलता है। जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके लिए 3rd हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है। सर आपने जो बताए थे मुझे भाव वगैरह, वो मैंने पढ़े थे कि पहला हाउस सेकंड हाउस किस चीज के लिए और जिम्मेदार है। जैसे फर्स्ट हाउस हमारे चाइल्डहुड फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह, तो मैंने 6 तक अच्छे से पढ़ा। तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्रहों का देखते हैं कि जो ग्रह लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द हाउस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग एक तो लॉर्ड ऑफ द हाउस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। नहीं, एक आपने उसमें बताया अभी नवमांश की बात करते हैं, क्योंकि नेहा इसमें अभी हमारी जो क्लासेस है ना, उन क्लासेस के अंदर एक का भी और चलेगा डिस्पोजिटर लॉ। अभी मैंने ये नहीं बताया कि एक ग्रह की शख्सियत कैसे बनती है। जैसे एक आदमी कैसे बनता है, एक आदमी अपने दिमाग से बनता है, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर से बनता है, अपने स्वास्थ्य से बनता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के बारे में जैसे हम देखते हैं, वैसे ही वैदिक ज्योतिष में हम ग्रह को कैसे देखते हैं। ग्रह को देखा जाता है उसके डिस्पोजिटर या उसके राशि के स्वामी से और उसके नक्षत्र के स्वामी से। नक्षत्र का स्वामी उसका डायरेक्शन है, उसका ब्रेन है, और डिस्पोजिटर उसकी बॉडी है और उसका स्ट्रेंथ है, उसमें कितनी ताकत है। तो ये जो स्ट्रेंथ की जो बात होती है वो डिस्पोजिटर बताता है,
इस पे अभी हम आएंगे। इसके अलावा हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट है कारक भाव, उस पे कारक पे भी हम आएंगे, तो हम उसी तरीके से करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा नवमांश में देख लूं कि लॉर्ड ऑफ द, पहले तो ये देखेंगे कि लॉर्ड ऑफ द हाउस, फिर उसके बाद हम देखेंगे भाव कनेक्टिविटी, ग्रहों का बलाबल। लॉर्ड ऑफ द हाउस को तो बाद देखा में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाव कनेक्टिविटी, कौन सा भाव D1 का राइज हो रहा है, नंबर 1। और दूसरा, कौन सा भाव जो है D1 का किस जगह पे जा रहा है, द्वितीय भाव कहाँ पे जा रहा है, तृतीय कहाँ पे जा रहा है, चतुर्थ कहाँ पे जा रहा है। अब किसी का द्वितीय भाव अगर अष्टम में चला गया तो उसका मतलब क्या है कि कबाड़ा हो गया। द्वितीय जो है धन का है, द्वितीय जो है एम्पावरमेंट का है, द्वितीय भाव से खाना पीना देखा जाता है, उसी से ऑर्नामेंट देखे जाते हैं, उसी से रिसोर्सफुलनेस देखी जाती है। अष्टम जो है कुंडली का गड्ढा है, वहां चला जाएगा तो उसको सारी चीजें जो भी मिलेंगी वो इनहेरिटेंस से मिलेंगी, मतलब उसका अपना खुद का कुछ भी करने लायक नहीं होगा। तो हमेशा देखा जाता है भाव की कनेक्टिविटी। फिर देखा जाता है ग्रहों का बलाबल, ग्रह की जो बैटिंग होती है कि कौन सा ग्रह कितना ताकतवर हुआ है, वो भी हम जो है नवमांश से देखते हैं। और तीसरा जो हम देखते हैं नवमांश के द्वारा वो है कि D1 से नवमांश में कौन से भाव में मूव हुआ है किस राशि से किस राशि में गया है, तो वो राशि जो है वो D1 में कहाँ पड़ रही है और D9 में कहाँ पड़ रही है, तो उससे डबल हमारे को प्रेडिक्शन करने में आसानी होती है। D1 के जिस भाव में वो गया है, इसको देखने के लिए क्या करना होता है, अपने ब्लू पेन से D1 के ग्रहों को पोस्ट कर लो और D9 के प्लैनेट्स को भी D1 में रेड पेन से पोस्ट कर लो। जब रेड पेन से पोस्ट करते हो तो इमीडिएटली पकड़ना आसानी हो जाएगी कि ये ग्रह D1 के किस भाव में गया है। इसका मतलब दोनों के दोनों जो कुंडलियां हैं ना वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती है, सुपर इम्पोजिशन कहते हैं इसको। और इससे बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है कि इस ग्रह ने कैसे रिजल्ट देने हैं। जैसे कहने का मतलब है मेरा शुक्र है, शुक्र मेरा जो है वो अपनी राशि से जहाँ पे वो लगन में बैठा है वहां से अष्टम मूव करता है 8वें में, तो 8वें में मूव करेगा तो अष्टम भाव जो है तकलीफ का होता है। तो शुक्र की जब भी मेरे को अंतर आता है, अंतर आता है, सूक्ष्म अंतर आता है, मुझे काफी नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होते हैं, मेरे जो है टीवी में प्रॉब्लम आती है, एसी में प्रॉब्लम आती है, खर्चे बहुत होते हैं, गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, तो काफी परेशानियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से सर मेरे ज्योतिष भी में दशम भाव में वो है, तो दूसरा नंबर वृषभ मतलब उसमें आता है मेरा 8वें में, नवमांश में। वैसे तो तुला लग्न की राशि वो नवमांश में है, पर 8वें भाव में आ रहा है, तो उसमें तो उसका फलक ही नहीं पड़ेगा ना सर, क्योंकि शुक्र लग्न है, हो गया नवमांश में, तो अष्टमेश में वृषभ होने से तो कोई ना वो नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क पड़ेगा ना, शुक्र की जो है, शुक्र की बहुत सी चीजें खराब होंगी। हाँ होती है। शुक्र की जो घर में खर्चा चीजें खाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह पे खर्चा होता है, फिर वो खोते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होते हैं, गाड़ी में प्रॉब्लम्स आती है, गाड़ी की ड्राइविंग अगर आदमी सीख ले तब भी गाड़ी को टक्कर मार देगा। लेकिन प्रॉब्लम्स तो देता ही है शुक्र में से 8वें मूव करने पे, डायबिटीज होने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मीठा नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाय में चीनी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके नमस्कार जी। जी। नमस्कार गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके नमस्कार।